नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ श्रेष्ठ कथाकार दीप्ति कुलश्रेष्ठ द्वारा लिखित एक कहानी जिसका शीर्षक है काश। उनकी यह कहानी समकालीन भारतीय साहित्य में नवंबर-दिसंबर 2003 अंक में प्रकाशित हुई थी। तो प्रस्तुत करती हूँ दीप्ति कुलश्रेष्ठ जी की यह कहानी काश। बाथरूम के दरवाजे की चिटकनी बड़ी तेजी से सरकने और दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपने कान बाहर के आहटों पर लगा दिए और उस आच्छन्न शून्य में सुनने की कोशिश की। बाहर से रिंकू के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। वह तत्क्षण ही पलंग से उठकर बाहर निकल आई। देखा, रिंकू लोबी के आईने के सामने खड़ा कुछ झुककर अपने बाल बना रहा था और उसके होठ मंद मंद मुस्कान के साथ कुछ गुनगुना रहे थे। उसे आज सहसा इतना खुश देखकर आभा विस्मित हुई। ऐसे क्षण अब दुर्लभ ही होते हैं। अब वह अक्सर उखड़ा उखड़ा ही रहता है। बात बात पर बेवजह तुनक उठना उसकी आदत बन गई है। उसे इतना खुश देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, रिंकू, आज तो बहुत खुश दिखाई दे रहा है, कोई खास बात है क्या? वह होठों पर थिरक रही मुस्कान को भीतर समेटकर एकदम से झुकी कमर को सीधा कर खड़ा हो गया। कंघा कांच की पट्टी पर फेंक कर कठियाए चेहरे से स्कूटर की चाबी उठाकर बोला, नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, चलता हूँ, एक दोस्त के यहाँ ज़रूरी काम से जाना है। आप और विक्कू खाना खा लेना, मैं देर से लौटूंगा। ज़रूरी काम? ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जो इतनी धूप में जा रहा है? शाम को चले जाना, तब तक धूप और लू कम हो जाएगी। नहीं, अभी जाना ज़रूरी है। 4 दिन बाद हमारे कॉलेज से टूर जा रहा है, उसी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, कमाल है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। तू औरों के घर जाकर टूर की तैयारी कर रहा है, मुझे क्यों नहीं बताया तूने? औरों के घर नहीं मम्मी, मैं दलवीर के घर जा रहा हूँ। आपको तो मालूम है, वह मेरी ज़रूरतों में हमेशा काम आया है। ज़रूरतों में काम आया है? ऐसी कौन सी ज़रूरतें रही हैं तेरी जो मैंने पूरी नहीं की और दलवीर ने ही पूरी की हैं? अजीब बातें कर रहा है। तेरी हर ज़रूरत को मैंने हमेशा पूरा किया है रिंकू, बल्कि कई बार तो आउट ऑफ द वे जाकर भी किया है। बस वही तो ना मम्मी, आपको आउट ऑफ द वे न जाना पड़े इसलिए। वैसे भी आपके पास समय ही कहाँ होता है कभी। भागते दौड़ते ही आप हमेशा मेरी बातें सुनती हो, या फिर जब घर पर होती हो तो कोई न कोई आया गया लगा ही रहता है। पर फुर्सत में ही थी। छोड़ो ना मम्मी, बेकार क्यों परेशान हो रही हैं आप? मैं ज़रा भी परेशान नहीं हो रही हूँ बेटे। तू मुझे बता दे क्या क्या सामान ले जाना है। अपन अभी बैठकर लिस्ट बना लेते हैं, फिर सब एक साथ बैग में रख लेंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद सब कर लूँगा। दलवीर से कह दिया है, कुछ सामान मेरे लिए वह ले लेगा। उसके पास एक मेरे लिए एक्स्ट्रा टूरिस्ट बैग भी है, सब हो जाएगा। नया टूरिस्ट बैग ही चाहिए तो वह भी अपन खरीद सकते हैं, शाम को बाजार चलकर ले आएंगे, आभा ने नरम लहजे में कहा। रिंकू अब तक तेज कदमों से चलकर दरवाजे तक पहुंच चुका था। आभा भी उसके पीछे पीछे चली आई। रिंकू एकदम तेजी से अपने जूते की एड़ी पर घूमकर आभा के सम्मुख होकर कुछ ऊंचे स्वर में बोला, ओहो मम्मी, सब इंतजाम हो चुका है, आपको समझ में क्यों नहीं आता? उसके होंठ कुछ टेढ़े हो गए थे। खुद को बचाने की गरज से ही वह इतना अभद्र हो उठता है। रिंकू, तू क्यों इस तरह बोलता है आजकल? क्यों होता जा रहा है ऐसा? क्या कमी रखी है मैंने तुम दोनों के लिए? जो भी कहते हो, हर महंगी से महंगी चीज़ लाती हूँ मैं। जितनी मेरी औकात है
उससे कहीं ज़्यादा और क्या चाहिए तुम लोगों को? वह सब ठीक है मम्मी, लेकिन दूसरी तरफ आप खर्चों और रुपयों पैसों का इतना रोना रोती हैं और अपने सारे टेंशन्स मेरे दिमाग में घुसेड़ देती हैं। मैं अब शांति चाहता हूँ। आपकी ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहता, समझी आप? और वैसे भी आपके पास वक़्त होता कहाँ है? सुबह कॉलेज की भाग-दौड़ और शाम को ट्यूशन्स वाले स्टूडेंट्स। यह तो आज छुट्टी का दिन है, इसलिए वैसे तो छुट्टी वाले दिन भी आपको किसी न किसी मीटिंग में जाना रहता है। कभी कोई आ जाता है, तो आप उसकी खातिरदारी में व्यस्त हो जाती हैं। मेरे लिए आपके पास समय है ही कहाँ? आभा ने कुछ सोचते हुए लंबी सांस खींची, फिर धीरे से पूछा, टूर के लिए रुपये भी तो जमा करवाने होंगे ना? कितने जमा करवाने हैं? वह मैंने जमा करवा दिए। रिंकू का स्वर सपाट था। कहाँ से? आभा के मस्तक पर बल पड़ गए। अपनी पॉकेट मनी से। बहुत समय से इसीलिए बचाकर जमा कर रहा था। आपसे मांगता तो जवाब जानता हूँ। आप ये कहती, बैंक में तो है नहीं, कहीं से इंतजाम करूंगी, वगैरह वगैरह। इस सब चक्कर में रुपये जमा करवाने की लास्ट डेट निकल जाती। आभा ठगी सी अपने बेटे के कठोर रूखे मुख को ताकती रह गई। वह तीर की तरह दरवाजे के बाहर निकल गया। किसी तरह जल्दी से खुद को संभाल कर एक छोटी सी प्रत्याशा से द्वार तक पहुंची कि शायद मुस्कानों का आदान प्रदान हो जाए, पर रिंकू ने बिना उसकी तरफ देखे एक जोर की किक मारकर स्कूटर स्टार्ट कर लिया। दरवाजे के बाहर फैले परिसर के हरे दूब आच्छादित मैदान को ताकते हुए उसने फिर से एक लंबी सांस खींची। उसे हर दिन अब न जाने कितने द्वंद्वों, संकटों, अनिश्चयों और शंकाओं से होकर गुजरना पड़ता है। उसके उच्छ्वासों में न जाने कितने सवाल टंगे हुए हैं। किसी एक का उत्तर भी तो नहीं सूझ पाता उसे। अपराध में जकड़े होने की प्रतीति लिए ये सवाल उसे उदास और हतोत्साहित कर जाते हैं। वह अब इन सब सवालों को पीछे धकेल कर अपनी पैरवी खुद करना चाहती है बेटे के सामने, अपने निरीह और निष्क्रिय हो जाने की पैरवी। पर रिंकू कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। समझेगा भी कैसे? अपने बचाव के लिए कहने को उसके खुद के पास पुख्ता कुछ भी तो नहीं है। न जाने जीवन में आखिर ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी जिन्हें पाने की खातिर उसने इसके नन्हे हाथों से अपना दामन कई बार बड़ी निष्ठुरता के साथ छुड़ाया। निरी असहाय अवस्था में जब उसके सहारे के बिना वह लाचार था। पेंटिंग्स और चित्रों के रंगों और उनकी मायावी आकृतियों के सम्मोहन में बंधी उन्हीं में अपना सुनहरा संसार ढूंढने की ललक में उसने उसे अक्सर अकेले ही एक तरफ खिलौने देकर बिठाया और खुद उसकी तरफ से लापरवाह बनी, हाथ में ब्रश उठाए कैनवास पर चढ़ी पेंटिंग में तरह तरह के रंग भरकर खुश होती रही। अपने आप में डूबी जाने कौन से सुखों को संजोती रही। न जाने किस अनिवर्चनीय लोक की स्थापना की जी तोड़ कोशिश में लगी रही। भीतर आती धूप की चिलक चुभने लगी तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और थके कदमों से भीतर लौट आई। विक्कू 4 बजे तक स्कूल से लौटेगा, तब तक घर साएं साएं करेगा। आज उसकी छुट्टी है इसलिए कुछ आराम नसीब हुआ था, किंतु रिंकू का दिनों दिन अजीब होता व्यवहार उसे भीतर से तोड़ रहा था। उसे लेकर वह इन दिनों अजीब रिक्तता का अनुभव करने लगी है। उसका इस तरह आत्मनिर्भर होते चले जाना अब सालने लगा है। उसके इस स्वातंत्र्य बोध में अपनत्व का एहसास ही चुकता चला जा रहा है, जैसे वह एक अलगाव की स्थिति तक पहुंच चुका है। विक्कू और उसकी तरफ से उदासीन बना रहता है, कुछ कहने पर अभद्र हो उठता है। ऐसी अभद्रता का प्रदर्शन वह निश्चय ही अपनी आत्मरक्षा के लिए करता है।
पहले वह उसकी ऐसी आत्मरक्षी प्रतिक्रियाओं पर झल्लाती थी, उससे निरंतर बहस में उलझ पड़ती थी, किंतु अब वह स्पष्ट जान गई है कि ये सब उसके बचपन में निरंतर असुरक्षा की भावनाओं से घिरे रहने का, अकेलेपन से घिरे रहने का नतीजा है। किंतु अब क्या उन काले धुंध भरे अंतरालों को लांघकर आगे बढ़ा जा सकता है? वह लांघना चाहती है। रिंकू के बौखलाए बेसंभाल हो जाने पर उसे धीरज और आश्वस्ति देना चाहती है, उसे निर्भय कर देना चाहती है, पर भय, अनाश्वस्ति और अधैर्य उसके व्यक्तित्व के साथ जो बुन गए, उन ताने बानों को अब काटना क्या इतना सहज है? वह निढाल हो पलंग पर कटे वृक्ष सी गिर पड़ी। कितनी कातर हो आई है वह। बेटे का विचित्र अटपटा व्यवहार, आत्मीयता पाने की अतृप्त आकुल आकांक्षा के साथ उसका उच्छृंखल हो जाना, परायों की तरह घर के प्रति किसी भी प्रकार की अंतरंगता से खाली। स्मरण हो आया उसे पिछली रात का विषाद। कल की शाम और शाम से रात तक में घुलता तनाव की चादर ताने हुए वह अवसाद उसके तन मन में हठीली वज्र सी अंगुलियां गड़ाए उसके पोर पोर को टीसता रहा है। कोई काम कहीं नहीं अटक रहा, समय की खींचतान भी नहीं, पर फिर भी इस सूनेपन में कहीं कुछ अवरुद्ध हो जाने की अटपटी सी अनुभूति हो रही है। अक्सर यह अनुभूति उसे खाली क्षणों में घेर लेती है। जाने कौन सी अपेक्षा फड़फड़ाती रहती है उसके भीतर, और सहसा वह अपेक्षा फड़फड़ाती हुई अपने डने समेट लेती है, शिथिल हो बैठ जाती है, मन वितृष्णा से भर उठता है। कुछ साल पहले, लगभग 11-12 साल पहले, जो उसने अपने लिए मुक्ति मार्ग ढूंढा था, उससे मुक्ति तो मिली, पर निश्चिंतता एक पल को भी नहीं। भीतर के सब दरवाजे अब तक भी बंद नहीं हो पाए। कुछ अनुगूंजे शेष हैं जो निशेष होते जीवन का पीछा करती रहेंगी। कुछ बातें, कुछ शब्द कानों से टकराकर पक्षियों की तरह सिर के ऊपर से उड़ जाते हैं और मन के आकाश को एहसास से खाली कर जाते हैं। इस वक्त भी ऐसे ही खालीपन से निजात पाने और विक्कू के आने से पहले खुद को संभालने के लिए उसने अलमारी खोलकर पुराना एल्बम निकाला। उसके पन्ने उलटते हुए एक फोटो पर उसकी नज़र ठहर गई। स्वच्छ जल के कुंड में दोनों भाई नहाते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। विक्कू तब 5 का और रिंकू 8 वर्ष का था। छुटपन में इन दोनों को कॉलोनी में सब टोगड़े कहते थे। अपनी चपलता और शरारतों के लिए दोनों मशहूर थे। यह फोटो देखते देखते आभा की आंखों में नाच उठी एक और घटना, एक और दृश्य। तब वे और छोटे थे। उन्हें आया के भरोसे छोड़कर ही उसे कॉलेज जाना पड़ता था। एक आध बार ऐसा भी हुआ है कि आया के न आने पर उन्हें घर में अकेले छोड़कर ताला भी लगाया है। यद्यपि वह ऐसी परिस्थितियों में साइन करके शीघ्र लौट आती थी। लौटने पर वे भीतर धमा चौकड़ी मचाते या आपस में हाथापाई करते मिलते थे। एक बार इसी तरह वह आया के न आने पर उन्हें जल्दबाजी में सुबह सुबह घर में अकेले ही छोड़कर बाहर से जाली के दरवाजे पर ताला डाल गई थी, जिससे उन्हें बाहर की चहल पहल भी दिखती रहे। उस दिन वह केवल हस्ताक्षर करके शीघ्र ही लौट आई थी। लौटने पर बाहर जो नज़ारा देखा तो वह ठगी सी खड़ी रह गई थी। कुछ क्षण तक उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था। वे दोनों बाहर बने गंदे गटर के पानी में बैठे छपाक छपाक नहा रहे थे और एक दूसरे पर पानी उछाल उछाल कर खुशी से खिलक रहे थे। उसने वहीं ठिठके हुए गर्दन घुमाकर पहले एक नज़र चिकडोर पर डाली। उसमें ताला अपनी पूरी मजबूती के साथ जुड़ा हुआ था।
फिर वे आखिर बाहर कहाँ से निकले? घर भर में ऐसी कोई खिड़की या दरवाज़ा नहीं है जहाँ से उनके बाहर निकलने की गुंजाइश बनती हो। तब वह उन्हें वहीं छोड़ सबसे पहले ताला खोलकर घर में वह जगह, छेद या सुराख तलाशती फिरी। घूम-घूम कर मुआयना करने पर अंत में जब उसने कौतूहलवश बाथरूम में भी झाँक कर देखा तो सारा माजरा समझ में आ गया। वहाँ पीछे की दीवार में कुछ ही ऊपर गोल छोटा-सा रोशनदान था। उसके नीचे पानी की टंकी पड़ी थी। उसी टंकी पर उन नन्हों ने पहले एक कुर्सी, फिर उस पर स्टूल रखा था। निश्चित है, पहले बड़े वाले ने छोटे को कुदाया होगा और फिर खुद भी उसी पर चढ़कर बाहर कूद गया होगा। वैसे चाहे कितना भी झगड़ते थे, पर ऐसे मौक़ों पर एक दूसरे की खूब मदद करते थे, अपने ऐसे मिशन की कामयाबी के लिए। एल्बम पलटते हुए वह यादों की अंगनाइयों में पहुंच गई। तब विक्कू नहीं था, बस रिंकू था, बहुत छोटा, केवल 3-1 साल का। उस वक्त उस पर एक जुनून सवार रहा करता था, चित्रों, पेंटिंग्स और तस्वीरों का। उन्हें बनाने और उनमें अपने भरे रंगों की चटख देखने का। हर पल, हर वक्त वह बस इसी जुनून में बहती रहती थी। अरुण उसकी इस दीवानगी से कितना परेशान रहता था। वह अक्सर इस तरह की बातें कहा करता था, तुम अपनी कला और प्रतिभा का थोड़ा सा परिचय घर की साज संवार और रिंकू की देखभाल में भी तो दे सकती हो। अगर तुम इस तरफ ध्यान दो तो उसकी बेहतर परवरिश हो सकती है। किंतु वह अंधी बहरी बनी, जाने कौन कौन से पौधे सींचती रही। उसके अपने आंगन का फूल उपेक्षित रहा। सुबह के काम जल्दी जल्दी निपटाते हुए वह सब्जी काट कर उसे छोंकने रसोई में घुस रही होती, तब ऐसे मौक़ों पर 3 साल का रिंकू उसका आंचल थामे पीछे पीछे आ रहा होता। अपने कामकाज में उलझी वह न आंचल छुड़ाने की कोशिश करती, न उससे बतियाती। गैस लगाकर कढ़ाई बर्नर पर रखते हुए समय की खींचतान के बीच उससे अलिप्त भाव से कह उठती, रिंकू बेटे जाओ, बाहर जाकर खेलो, मुझे भी बहुत से काम हैं। नहाई तक नहीं हूँ मैं, कॉलेज का भी वक्त हो रहा है, जाओ जाकर देखो आया आती होगी। रिंकू कुछ देर ठुनठुनाता रहता, फिर जाने कब बाहर अकेले ही चला जाता। काम की धुन में मगन वह यह जान ही नहीं पाती कि रिंकू बाहर बरामदे में अकेला बैठा खिलौनों से ही बातें कर रहा है। आत्मालाप और उसके खुद के दिमाग में कभी पिकासो तो कभी विंसेंट वैन गॉफ और उनकी पेंटिंग्स घूमती होती थीं। इर्द गिर्द की चीज़ें और लोग दिखने बंद हो जाते थे। इस सब की तरफ अरुण उसका ध्यान दिलाने की लाख कोशिश करता, मगर वह कतई ध्यान नहीं देती। कई बार वह उखड़ा हुआ रसोई में आकर खड़ा हो जाता और तलखी से कहता, खाना तो जैसे तैसे बन ही जाता है भागते दौड़ते, स्वाद बेस्वाद जैसा तैसा भी, लेकिन घर के सब काम ठप पड़े रह जाते हैं। यहाँ तक कि रिंकू को भी सुबह से शाम तक आया संभालती है। कॉलेज से लौटने के बाद तो कम से कम उसे वक्त दिया करो आभा। क्या यह ज़रूरी है शाम को भी तुम अपना समय इस क्रेज में गंवा दो? ज़रूरी है कि शाम को भी तुम्हारे स्टूडेंट्स तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएं और तुम उन्हें ट्यूशन दो? क्या हर्ज है इसमें? कुछ पैसा ही हाथ में आता है, इससे भविष्य सुधरेगा ही। तो भविष्य के लिए की जाने वाली इन कोशिशों में उलझकर क्या वर्तमान को इस तरह अनदेखा किया जा सकता है? अरुण के स्वर कड़वाहट से भर उठते। और फिर मैं पर्याप्त रुपया कमा रहा हूँ। वह उस कड़वाहट की परवाह किए बिना अपने जवाब दाग दिया करती थी। सच कह रहे हो तुम, अनदेखा नहीं किया जा सकता, पर जिसे तुम भविष्य कह रहे हो वही कल हमारा वर्तमान होगा और मैं उसी को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। परिवेश अच्छा हो तो सब अच्छा हो जाता है। फिर तुम यह तो जानते ही हो कि मेरी अदम्य इच्छा है कि मैं अपनी एक अलग पहचान बनाऊं। मेरी सहेलियां और कुछ मेरे अपने शुरू से यह चाहते हैं कि मेरी कला परवान चढ़े, यूं ही मिट्टी में मिलकर न रह जाए।
अरुण का चेहरा स्याह होकर सहानुभूति विहीन हो उठता। वह मन ही मन क्रोध के घूंट पीकर रह जाता, इस कदर गंभीर होकर इधर उधर घूमता मानो जिंदगी बहुत पेचीदा हो गई हो। वह स्वयं रिंकू को नहलाता धुलाता, उसे दूध नाश्ता भी कई बार वही करवाता। वह कॉलेज जाने की तैयारी में हड़बड़ाई रहती। इसी बीच रिंकू फिर से आकर उससे कहानी सुनाने की जिद मचा देता। वह झल्ला उठती, तंग मत कर रिंकू, जा देख आया आ गई होगी, उसके साथ जाकर खेल। रिंकू वहीं पसर जाता और रोने लगता। नहीं, मैं आया के साथ बाहर नहीं जाऊंगा, वह गंदी है, मुझे कहानी नहीं सुनाती, मेरे साथ खेलती भी नहीं है। यह सब काम आप बाद में करना, पहले मुझे कहानी सुनाओ। वह उसका आंचल पकड़कर खींचता और उसका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता। कामकाज में असुविधा होने पर वह बार बार अपना आंचल उसके हाथ से छुड़ा लेती और घड़ी की सुइयों की तरफ देखकर तेजी से हाथ चलाने लगती। रिंकू का बाल हट बढ़ जाता और वह आकर फिर से नई जिद मचाता। मम्मी, आज तुम कॉलेज मत जाओ, मेरे साथ घर पर ही रहो, मेरे साथ खेलो, प्लीज मम्मी मत जाओ, तुम रोज रोज कॉलेज चले जाती हो मुझे अकेले छोड़कर, मैं आज तुम्हें नहीं जाने दूंगा। कहते कहते वह गोद में आने के लिए मचल उठता। वह रिंकू पर खींच उठती और मन ही मन आया पर भी गुस्सा करती। यह कमबख्त आया भी तो अब तक नहीं आई। तभी आया कहीं से अवतरित हो उसे उठा लेती। रिंकू उसका हथेली में बंद आंचल खींचकर जोरों से चीखने लगता, मम्मी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ खेलूंगा, आया के साथ नहीं जाऊंगा। वह आया की गोद से मचल कर उतरने की कोशिश करता, किंतु आया उसे कसकर पकड़े रहती, उतरने नहीं देती। वह खुद उसकी मुट्ठी में बंद अपना आंचल छुड़ा लेती। इस पर रिंकू आसमान सिर पर उठा लेता और वह उस पर फट पड़ती और 2-3 चांटे उसके गालों पर जड़ देती। आया जबरन उसे उठाकर बाहर ले जाती। वह कातर हो सुबकने लगता, उसकी हिचकियां बंध जाती, आंसू आंखों से ढुलक ढुलक कर उसके कोमल गुलाबी गालों को भिगोने लगते। आंसुओं से अभिषिक्त मासूम मुखड़े की तरफ देखने का वक्त उसके पास नहीं होता था। वह रसोई के कामों से निवृत्त हो नहाने चली जाती। नहा कर निकलती तो देखती कि वह सुबकते हुए आया की गोद में सो चुका है। उसके फूले हुए नरम गालों पर आंसुओं के निशान जम गए हैं। सोता हुआ वह मासूम निरीह चेहरा उसे भीतर तक द्रवित कर जाता। उसकी करुणा भरी ममता उस पर उमड़ पड़ती। भाव विह्वल हो वह उसे आया की गोद से लेकर अपनी बाहों में भर लेती। गालों पर जमे नील के निशान देखकर उसकी आंखें नम हो उठती। वह उसके निरीह मुख को चूम कर बिस्तर पर लिटाती, उसके गाल सहलाती, आती जाती छोटी छोटी सांसों की आवृत्ति के साथ उसकी सिसकियां कमरे के सन्नाटों को तोड़ने लगती। उसे कलेजे से लगाने को व्यग्र वह उस पर झुक आती। तभी रिंकू एक लंबी लड़खड़ाई से सिसकी भरता हुआ उठ बैठता। फिर से शुरू हो जाती अनुनय विनय की जिद, मम्मी कॉलेज मत जाओ, आज मेरे साथ खेलो, खेलो ना मम्मी, ये कॉलेज वाले साड़ी उतार दो बस। वह उमड़ते मन को जब्त करने की कोशिश करते हुए कहती, राजा बेटा मेरे साथ जरूर खेलना, चल पहले कुछ खाएगा? नहीं। अच्छा दूध पिएगा? नहीं नहीं, बस मैं कहानी सुनूंगा, वो भी आज और अभी, मैं तुम्हें कॉलेज नहीं जाने दूंगा। अच्छा कहानी सुनेगा, चल मैं शाम को तुझे बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी। अभी राजा बेटा नीनी करेगा? नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, तुम मुझे सुलाकर चले जाओगे। वह चौकन्ना होकर बैठ जाता और उसके गले में बाहें डाल देता और उसकी बाहों में सिमट कर दुबक जाता, जैसे नन्हा मृग शावक किसी सुरक्षित आश्रय में दुबक जाता है। भारी करुणार्थ मन से
वह उसे थपथपा कर सुलाने की कोशिश करती। उसे ध्यान आता कि उसके विद्यार्थी उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे सब उसका कितना आदर करते हैं, कितने घायल हैं उसके। अरुण अपना लंच बॉक्स लेकर हमेशा की तरह सही वक्त पर निकल जाता। वहीं ऐसे मौकों पर अटकी हुई दुविधाएं चित्त से बैठी रह जाती। सहलाकर थपथपा देने से वह फिर से निंद आने लगता। उसके थके चेहरे पर एक सुकून दिखाई देने लगता। उसे खुद से अलग करने की इच्छा न होते हुए भी वह उसे पलंग पर लिटा देती और कलाई में बंधी घड़ी पर एक नज़र डाल उसकी मुट्ठी में बंद अपने आंचल के छोर को धीरे से छुड़ाते वक्त मन ही मन यह संकल्प करती कि शाम को कॉलेज से लौटकर वह रिंकू के साथ ज़रूर खेलेगी। संध्या को घर के बाहरी बरामदे में उसके आने से पहले ही ट्यूशन के लिए एकत्रित छात्रों और कैनवास पर चढ़ी पेंटिंग्स को देखकर यह संकल्प टूट जाता, बल्कि विस्मृत ही हो जाता। वह वहीं मूढ़ा सरकाकर बैठ जाती, अपने लिए एक प्याली चाय भी बाहर ही मंगवा लेती और फिर शुरू हो जाता अधूरी बनी पेंटिंग्स में रंगों का सिलसिला। प्लेट में तरह तरह के रंगों को मिश्रित करना और उपयुक्त रंगों को पेंटिंग्स में भरना, इस सिलसिले में छात्रों को दिशा निर्देश देना, कला की बारीकियां समझाना, विषय संबंधी उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना। रिंकू को जैसे ही पता चलता कि मम्मी कॉलेज से लौट आई है और बाहर बरामदे में बैठी है, वह उत्साह से दौड़ता बाहर आता और गोद में चढ़ने को मचल उठता, उठा पटक करता, पैर पटकता, पर उसके पास कहाँ फुर्सत होती थी कि वह उसकी इन जिदों पर ध्यान दे सके। रिंकू उसके पीछे पीछे घूमता रहता और जाने कौन कौन से सवाल पूछता जाता। वह छात्रों से घिरी, उन्हें समझाने सिखाने में व्यस्त झुंझलाई हुई सी उसके सवालों की अवहेलना कर उसे डांट डपट कर फिर कोई खिलौना या पिक्चर बुक देकर बिठा देती। कुछ देर तक वह अकेला बैठा चित्रों को गौर से देखता रहता, उनके अनूठे संसार में गोते लगाते हुए सारी डांट फटकार भूल जाता। बाल सुलभ स्वभाव से बंधा सब भूल कर उसकी ठोड़ी पकड़कर अपनी तरफ घुमाने की कोशिश करते हुए मीठी आवाज में पूछता, मम्मी आपने बताया था ना कि यह स्पाइडरमैन है, यह क्या करता है, इसने पैंट के ऊपर चड्डी क्यों पहन रखी है, वगैरह वगैरह। वह उसके ऐसे सवालों पर खींच उठती। ओ रिंकू, बहुत परेशान करने लगा है तू, लगता है तुझे अब जल्दी ही स्कूल में भर्ती करवाना पड़ेगा। जा उधर अपनी छोटी कुर्सी पर जाकर बैठ, तू भी पेंसिल लेकर स्केच बना। देख तेरे लिए मैं ड्राइंग बनाने को कॉपी लाई हूँ, उधर तेरी छोटी मेज पर रखी है, यह स्पाइडरमैन उस पर बनाकर दिखा मुझे। नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, तुम मेरा देखोगी भी नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा। देखूंगी बेटा, जरूर देखूंगी। और ड्राइंग बुक वाले पैकेट में तेरे लिए एक 5 स्टार भी रखी है, चॉकलेट्स भी हैं, नई पेंसिल है। चॉकलेट्स और नई पेंसिल का आकर्षण रिंकू को कुछ देर के लिए बांध लेता। वह बरामदे के दूसरे छोर पर पिकासो की पेंटिंग के नीचे अपनी कुर्सी पर अकेला ही चॉकलेट्स और ड्राइंग बुक के साथ कुछ देर बैठा रहता। वह अपनी अनूठी कल्पनाओं में डूबकर पेंसिल से आड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर कभी चिड़िया तो कभी भालू बनाता और खुद ही खुश होकर किलकारी मारता। मधुर मीठी आवाज और तोतली भाषा में पूछे गए सवालों और ममता के उमगते एहसासों के बीच उसकी जिज्ञासाओं को तृप्त करते हुए जो कुछ भी साथ साथ महसूसा जा सकता था वह अनछुआ ही रह गया। उसकी उस खिलखती आवाज में ही तो वे स्पर्श थे जिन्हें आज उसकी ममता छूने को तरस रही है। पर अब ममता की कोमल पंखुड़ियों पर टिके घनीभूत तारल्य की बूंदों के मोती ढलक चुके हैं। अब उसकी आंखों में न वैसी जिज्ञासा है, न वैसा तल्लीन आवेग, अब वैसा निर्बाध उत्साह नहीं, न उत्फुल्लता है कहीं। अब सोच की संजीदगी में डूबे हुए पैर हैं, उसी उत्साह से वह अब उसकी तरफ दौड़ता नहीं आता।
दूर कहीं किसी कोने में अकेला ही उलझा बैठा रहता, खिलौनों और चॉकलेट्स के साथ तो कभी स्केच बुक और पिक्चर बुक के साथ। उसके नए विकसित होते ज्ञान और विवेक के साथ न जाने कौन-कौन से सही गलत मायने जुड़ते रहे। अपनी नई-नई आँखों के सामने उद्घाटित होते इस संसार को उसने अपनी माँ की आँखों के झरोखों से देखना चाहा था, उसके तजुर्बों के माध्यम से जानना चाहा था, पर वह उसकी ओर से आँखें मूंदे अपने स्वप्न संसार में खोई रही। उसका निरीह बचपन आंगन में थिर-थिर डोलता रहा। उसका बाल मन जिज्ञासाओं की अभ्यर्थनाओं से झोली फैलाए रहा। उसकी ममता पाने को द्वार पर याचक की तरह खड़ा रहा और वह जीवन को असाधारण और गहरा बनाने के लिए नए-नए आयाम खोजती रही। नए-नए प्रयोग करके खुश होती रही। उसके निश्चल भोले मन पर शायद सदा अंकित रहेगा सच्चे वायदे और हवा में झूलते झूठे दिलासों के बीच का मायावी छलावा। वह उसके बचपन को ममता के साझे क्षणों और उसकी अनुभूतियों से काटती चली गई। अपने व्यस्ततम क्षणों में जिन कोनों में वह उसे बिठा आई थी, वहाँ वह अपनी बाल सुलभ आश्रितता से और उसकी बेबसी से जूझता रहा। उससे बाहर आने को जी तोड़ कोशिश करता रहा। इन कोशिशों में वह कितनी जगह हारा और पस्त हुआ होगा, क्षत विक्षत हुआ होगा। तब कहीं जाकर वह निर्भरता के दायरे से बाहर निकल पाया होगा। असहाय होकर अकेलेपन में जिंदगी को जितना समझा, उसमें उस समय रहे वास्तविक स्थानों से इच्छित जगहों पर पलायन कर जाने के दबावों का समावेश भी दिखाई देता है। उसके अनछुए अंतः स्रोत से निकलकर आते टेढ़े मेढ़े विषम सवाल, उनकी फिर अपने ही ढंग से की गई व्याख्याएं और जद्दोजहद उसे मर्माहत कर जाते हैं। वह खुद के खोजे हुए जिंदगी के मायनों में अब किसी दूसरे के बताए गए अर्थों को नहीं जोड़ना चाहता। हर बार आत्म केंद्रित होकर सोचता है। उसका अव्यक्त क्षोभ अब दूसरों के सिर दोष मढ़कर सिर धुनता है। वह अब अपनी हर असफलता का कारण दूसरों में ढूंढता है, अपनी गलतियों के लिए औरों को जिम्मेदार ठहराता है। घर में मनमानी करता हुआ आज़ादी के साथ इधर उधर घूमता फिरता है या एकदम से गाड़ी उठाकर बिना कहे सुने बाहर निकल जाता है। उसका चेहरा कई बार बहुत परिपक्व हो उठता है। कई बार उसकी बातें निरीह बचपने से भरी लगती हैं। वह नवयुवक होने के गर्व से प्रदीप्त रहता है और हर क्षण अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने का यत्न करता रहता है। उसके स्वभाव में दिखाई देने वाली दुविधाएं बताती हैं कि वह कोई निर्णय सही ढंग से वक्त पर नहीं ले पाता। छोटी छोटी जानकारियां हासिल होने पर मासूम अबोध मुख पर जैसी दमक तब दिखाई देती थी, वैसी अब दिखाई नहीं देती। वे क्षण चूक गए जिनमें डूबकर जीवन और जीवन के सौंदर्य को साझा अनुभूतियों के साथ देखा जा सकता था। वह उसके बचपन के साथ जिन स्निग्ध क्षणों को साझा करके उसे शाश्वत सानिध्य का बोध करा सकती थी, वे क्षण यूं ही निशेष हो गए। ममता की छाह में आश्रय पाने को ललकता हुआ क्या वैसी ही आत्मीयता से अब वह जुड़ेगा? क्या आभा अपनी महत्वाकांक्षाओं को मंजिल तक पहुंचा पाई? क्या रिंकू को अपनी माँ का प्यार मिल पाया? क्या अरुण के साथ आभा का तालमेल बन पाया? क्या हुआ इन पात्रों की जिंदगी में? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इसी चैनल पर इसी समय इस कहानी को आगे सुने अगले रविवार को अगले भाग में। मैं आशा करती हूँ
मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।